हाँ, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया जाता है, ये क्यों आवश्यक है। विज्ञान सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। एनसीएफ कहता है कि यदि विद्यार्थी अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखे, अवलोकन करे और उस अवलोकन से प्राप्त परिणामों को किसी दूसरे के साथ तुलना करे, दोनों में सामंजस्य बिठाए और एक नए प्रतिमान की रचना करे, ये विज्ञान है। और विज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थियों को बहुत बचपन से ही चेतनापूर्वक, सजगतापूर्वक अवलोकन की आदत को डालें। अवलोकन करना, बार बार अवलोकन करना, उससे मॉडल प्रतिमान बनाना, ये प्रकृति के रहस्यों को खोजने के लिए पहला स्टेप होगा। और इस तरह अपने आसपास के परिदृश्य से विद्यार्थी परिचित होते चले जाएगा, फैमिलियर होते चले जाएगा। यदि हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करें तो वो होगा कि कई अंतःचरण इसमें शामिल होते हैं। अवलोकन, बारंबारता, परिकल्पना का निर्माण, उसकी किसी के साथ तुलना और एक परिणाम तक पहुंचना, यह विज्ञान है। विज्ञान कभी भी सार्वभौमिक सत्यता की बात नहीं करता। विज्ञान यह मानकर चलता है कि विश्व गत्यात्मक है, हमेशा गतिशील है, उसमें परिवर्तन अवश्यंभावी है, निरंतर परिवर्तन होता है। विज्ञान के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सिद्धांत और प्रतिमान कभी भी स्थिर नहीं रहते। नवीन अन्वेषणों के आधार पर उसमें सुधार भी होता है और उसमें परिवर्तन भी होता है। इस तरह से विज्ञान हमेशा परिवर्तन की बात को स्वीकार करते हुए एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जिसमें हर व्यक्ति गतिशील रहेगा और नए प्रतिमानों की रचना करेगा। विज्ञान यह आश्वासन भी देता है कि वह विश्व को किससे मुक्त कर देगा? गरीबी से। किससे मुक्त कर देगा? गुलामी से। और एक समतामूलक विश्व का निर्माण करेगा। कैसे ऐसा होगा? ऐसा संभव कैसे होगा? ऐसा संभव तब होगा जब हम विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से हर क्षेत्र में विकास करें और उस विकास के माध्यम से जीवन शैली बदले, सर्वसुलभ हो, लोगों को जीवन में उपयोग की जाने वाले संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से समतामूलक समाज की संरचना में विज्ञान सहायक होगा। यदि आज हम चाहों और दृष्टि फैलाते हैं तो इस चीज़ को पाते हैं कि विज्ञान ने हमारी जीवन शैली बदल दी है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जीवन जीने लगे हैं। किसानों ने उत्पादकता बढ़ा ली है तो उद्योग के क्षेत्र में उन्नति हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक और सेवा के क्षेत्र में भी उन्नति हुई है और सब में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। यदि हम वैज्ञानिक शिक्षण की बात करें तो कुछ रणनीति का अपनाना या कुछ परिमाणों को मापना, उसको मानक को तय करना बहुत आवश्यक है। पहला है संज्ञानात्मक वैधता का। विज्ञान शिक्षण में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वस्तु, जो पाठ्य वस्तु हम बच्चे तक पहुंचा रहे हैं वो उसकी उम्र के अनुसार है। संज्ञानात्मक वैधता वही कहलाती है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को जटिल तरीके से अवगत कराना संज्ञानात्मक वैधता नहीं होगी। इसके बाद दूसरा बिंदु इसमें है कि संज्ञानात्मक वैधता को पहुँचाएँ वो संज्ञानात्मक स्तर तक हो। यदि किसी विज्ञान के सिद्धांत को सरल से सरलतम करते करते उसकी मूल भावना से हम हट जाते हैं तो भी वो संज्ञानात्मक स्तर नहीं कहलाएगा। इसलिए जिस स्तर के बच्चे हैं उस स्तर तक ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पहुंचाने की बात की जानी चाहिए। इसके बाद प्रक्रिया को भी वैध होना चाहिए।
विज्ञान को विज्ञान की तरह ही पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने में अनावश्यक सरल करने के लिए सेंसलेस उदाहरण जो उसमें उचित नहीं होते, उसका सहारा लेके बच्चों को नहीं देना चाहिए और प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। यह प्रक्रिया वैध तभी कहलाएगी जब वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर होगी। इसके बाद कहता है कि ऐतिहासिक वैधता भी होनी चाहिए। विज्ञान समाज से जुड़ा है या विज्ञान समाज की उन्नति करने वाला तत्व है। इस चीज़ को विद्यार्थी तब जानेगा जब हम किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार या किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को बच्चे के समक्ष रखने में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी चर्चा करें कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ, इस मशीन का आविष्कार कैसे हुआ, दूरदर्शन गैलीलियो ने कैसे टेलीस्कोप बनाया, आदि आदि। जब ये पृष्ठभूमि को बच्चा जानेगा तो वो ये जानेगा कि जो वैज्ञानिक होते थे वो भी सामाजिक पृष्ठभूमि या समाज के ही व्यक्ति होते थे, वो भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जीते थे। एक धुन के कारण, एक घटना के कारण उन्होंने ऐसा आविष्कार किया जो उनके लिए प्रेरणादायी रहेगा। पर्यावरण संबंधी वैधता को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इन दिनों बहुत तेज़ी से बात चल रही है कि विकास विनाश के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी विकास जो किसी चीज़ को नष्ट करके हमको प्राप्त होता है वो विकास स्थायी नहीं होता, वो हमको गलत परिणाम देने लगता है। जैसे कि हम इन दिनों छत्तीसगढ़ में 2 फसल 3 फसल की बात करते हैं। धान एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत अधिक पानी लेता है और बहुत अधिक पानी लेने के कारण वो पानी को अवशोषित करता है और जब पकता है तो वातावरण को गर्म करता है। यदि 2-3 फसल धान की ली जाए तो उस क्षेत्र से पानी कम होते चले जाएगा और गर्मी बढ़ते जाएगी। ये 2-3 फसल धान की फसल का नुकसान है, तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसलिए बहुत सोच समझकर पहली फसल क्या हो, दूसरी फसल क्या हो, फसलों के प्रकार को यदि हम बदलते जाएंगे या फसल चक्र का पालन करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। मैंने विकास की बात की जो विनाश के नींव पर खड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पहुंचने के लिए पहले लोग पैदल जाया करते थे और 6 महीने में चारों धाम की यात्रा करके वापस आते थे, किंतु अब सड़क का जाल बिछ गया है। आदमी बहुत गर्व से कहता है इंसान कि जैसा जीवन हम पहाड़ के नीचे जीते हैं वही जीवन हमको ऊपर भी मिलेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमको वही खाना मिलेगा, हमको वही साधन मिलेगा। और बड़े शान से वो उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा संसाधनों के बल पर करता है। ऊपर जाकर भी उसे चिप्स मिलता है, आलू पराठा मिलता है, एसी मिलता है और इस तरह से वो इन संसाधनों का उपयोग करता हुआ शान से जी रहा हूँ ये सोचता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? पूरा उत्तराखंड नष्ट हो गया। कई वर्षों तक वहाँ पर्यावरण रुक गया और प्रकृति को बहुत क्षरण हुआ प्रकृति का। तो इस आधार पर हमको विज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको प्रकृति का दोहन शनैः शनैः करना चाहिए। इसलिए ये बात कही गई कि पर्यावरण के प्रति सजगता रखते हुए आविष्कारों का और उद्योगों का स्थापन होना चाहिए। और इसी से संलग्न बात है कि नैतिक वैधता होगी। यदि पर्यावरण के प्रति हम सजग करेंगे बच्चों को और उस तरह से उनका अध्ययन अध्यापन करेंगे तो निश्चित रूप से वो नैतिकता के मापदंड में खरे उतरेंगे, उनमें विश्वास की भावना होगी, समाज के प्रति उत्तरदायित्व होगा, सहयोग की भावना होगी, गरीबी के दुष्चक्र से निपटने के लिए उनका अपना एक दृष्टिकोण बनेगा। तो इस तरह विज्ञान जो है वो हमको एक अच्छी जीवन शैली, संसाधनों से पूर्ण जीवन देता है और इसको अपनाया जाना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न स्तरों पर, कक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर हम विज्ञान को कैसे पढ़ाएं। तो पूर्व प्राइमरी में जब बच्चा आता है तो विज्ञान पढ़ाने के लिए उसको आसपास की चीज़ों को दिखाएं,
उसके पास क्या है, कौन से रंग की चीज़ें हैं, रंग कब बदल जाते हैं, फूल कैसे हैं, पेड़ कैसे हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे गर्मी कब लगती है, उसे ठंडी कब लगती है। इस तरह से हम उसको आसपास की चीज़ों के बारे में यदि अवेयर करेंगे तो खेल खेल में वह विज्ञान जानने लगेगा। प्राइमरी स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाने की बात कही गई है, पर्यावरण शिक्षा या एनवायरनमेंट एजुकेशन के माध्यम से। इसमें हम बच्चों को ये बताएं कि चीज़ें जब गर्म होती हैं तो उबलती हैं, चीज़ें जब ठंडी होती हैं तो क्या होता है, वर्षा कैसे होती, आदि आदि बातें जो वातावरण से संबंधित हों, जो विज्ञान से संबंधित हो, एक किताब के माध्यम से बहुत खेल खेल में उनको विज्ञान के दृष्टिकोणों से परिचित कराएं। अब जब बच्चा पूर्व माध्यमिक में आता है और वो विज्ञान पढ़ता है तो निश्चित रूप से इस स्तर के आते तक उसकी एक सोच बन चुकी रहती है, वो कुछ कुछ चीज़ों को जानने लगता है। जैसे एक उदाहरण दस्तावेज में दिया गया है कि जनाबाई करके एक जंगली बच्ची है जो 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पढ़ने आती है। अब उसका सामाजिक जीवन कैसा है, वो अपने भाई के साथ बकरी चराने जाती है, वो धान और अरहर के खेत में अपनी माँ के साथ काम करती है, वो कभी कभी छोटे भाई को संभालती भी है और इस तरह से स्कूल आती है। जब वो स्कूल आती है तो पूरा जंगल पार करती है, वो पेड़ों को देखती है, पत्तियों को देखती है और स्कूल आने के पहले ही उनसे परिचित हो गई है। वो जानती है कि किस पेड़ का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, वो जानती है कि किस पेड़ का उपयोग रंगों के रूप में किया जाता है और घर की पुताई की जाती है, तबीयत खराब होने पर कौन सी जड़ी बूटी का मैं उपयोग करती हूँ, बकरियों को चारा खिलाने के लिए मैं जंगल का उपयोग कैसे करती हूँ। अब सोचो वो कितने सारे 100 से भी अधिक पेड़ों के बारे में जानती है। लेकिन जब वो कक्षा में औपचारिक शिक्षण के लिए आती है तो उसकी विज्ञान की शिक्षिका लंबे चौड़े परिभाषाओं के साथ उसको विज्ञान का अध्ययन कराती है। वो जनाबाई की जानकारी को बिल्कुल भी कक्षा में उपयोग नहीं करती और उसे किसी प्रकार का महत्व नहीं देती कि वो विज्ञान को जानती है। ये शिक्षक की भूल है, क्योंकि यदि वो उस बच्ची के जानकारी को क्लासरूम के संसाधन के रूप में उपयोग करेगी तो उस बच्चे को भी महत्व मिलेगा, वो खुश होगा, वो ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित होगा और साथ में इस किताबी ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक ज्ञान के रूप में वो कर सकेगी। तो इस तरह माध्यमिक स्तर में हमको बच्चों की जानकारी को कक्षा में अधिगम संसाधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। बच्चे इन दिनों बहुत ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञान के बारे में जानते हैं, एसी के बारे में, कूलर के बारे में। तो यदि उनकी इस जानकारी का उपयोग पढ़ाते समय हम कक्षा में अधिगम संसाधन के रूप में करें तो बहुत अच्छा होगा और इस स्तर पे स्टूडेंट्स विज्ञान को जीवन के आसपास की चीज़ें समझेगा। उसकी परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से हो, निरंतर और सतत मूल्यांकन उसका होता रहे, उससे बातचीत के जरिए ये जाने कि उसमें दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आती है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में वो एक सुसंगठित विज्ञान को पढ़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो उच्चतर माध्यमिक स्तर में पढ़ने की तैयारी करता है और ये भी कह सकते हैं कि यह वह अंतिम स्तर है जिसमें बच्चा सारे विषयों का अध्ययन करता है। इसलिए इस कक्षा में 9वीं और 10वीं इसमें बच्चे को विज्ञान उसके आसपास है, विज्ञान के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, विज्ञान के सारे सिद्धांत, रसायन शास्त्र के लैब में बनने वाली चीज़ें, इनके बारे में वो शिक्षक जो है वो विस्तृत चर्चा कर सकता है। पर्यावरण का ज्ञान, यौन शिक्षा का ज्ञान, स्वस्थ रहने के संबंधी ज्ञान, स्वच्छता से संबंधित बातें, इन सब बातों को शेयर करके वो अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करेगा और इस स्तर पर उनको किसी भी समस्या में अन्वेषण की प्रवृत्ति को जगाने की कोशिश करेगा। कोई भी गृह कार्य चिंतन मूलक देगा
और इस चिंतन मूलक गृह कार्य को करते समय विद्यार्थी अपनी मौलिक सोच का उपयोग करके अपना काम करेगा। ज़्यादातर इस स्तर पर प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए कि स्कूल में स्वच्छता कैसे हो, स्वच्छ पीने के पानी की उपयोगिता को कैसे हम लाएं, मलेरिया से कैसे बचें, इन सब बातों पर यदि समूह में बांटकर हम विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट बनवाएं तो बहुत अच्छा होगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान जो है वो अलग अलग खंडों में पढ़ाया जाता है। रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान और वृहद नॉलेज इसमें विद्यार्थी प्राप्त करता है और उसके में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने लगता है। वो सावधानीपूर्वक चीज़ों का अवलोकन करना सीखता है और अपना निर्णय बनाना सीखता है, दृष्टिकोण उत्पन्न करना सीखता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम को बृहद बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, पाठ्यक्रम को व्यापक बनाने की कोशिश करना चाहिए और शिक्षक का दृष्टिकोण भी उस फिजिक्स केमिस्ट्री को व्यापक तौर पर बच्चे को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये इस स्तर पर बात हो सकती है। बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपितु दृष्टिकोण एनसीएफ का कि विज्ञान शिक्षण कैसा हो। एनसीएफ कहता है कि विज्ञान शिक्षण अभी भी वैसा नहीं है जो इसका उद्देश्य होना चाहिए, समतामूलक समाज की संरचना करना। इससे विज्ञान शिक्षा अभी भी बहुत पीछे है, समाज अभी भी समतामूलक नहीं हो पाया है। दूसरी बात ये कहता है कि विज्ञान का शिक्षण दक्षता तो पैदा कर रहा है, विद्यार्थी दक्ष तो हो रहे हैं, लेकिन रचनात्मकता और अन्वेषणात्मकता की कमी है। यानी कि यदि कोई प्रैक्टिकल करना है तो वो प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं लैब में, लेकिन उसके आधार पर किसी खोज की तरफ प्रवृत्त होना और किसी खोज में कोई चीज़ पा लेना, इसकी कमी दिख रही है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि हमारे राष्ट्र में विज्ञान, सिंपल विज्ञान पढ़ना कम होते चले जा रहा है और हम भी सोसाइटी की संरचना में ये देख रहे हैं कि 12th में जो बच्चा बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, वो चला जाता है इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए आदि करने। सिंपल बीएससी करने कोई नहीं आता और बीएससी करने जब नहीं आता तो निश्चित रूप से लैब में अन्वेषण की कमी होगी ही। इसलिए अच्छे बच्चों को कुछ इस तरह से प्रेरित करना चाहिए या विज्ञान का शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि अन्वेषण का गुण बच्चों में उभरे, वो इस दिशा में भी सोचने लगें। और तीसरा इसमें कमी बताई गई है कि परीक्षा जो है वो काफ़ी बोझिल है। परीक्षा को बोझिल नहीं होना चाहिए, परीक्षा के प्रति भय नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पास होंगे करके पढ़ने की अवधारणा ही ख़त्म हो जाए। पढ़ें, अपनी दक्षता हासिल करें, अपने लिए अपने अंदर से समर्थ हों, कुछ ऐसा प्रेरणा उन लोगों के मन में होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान शिक्षक बहुत समर्थ हो और विज्ञान को पढ़ाने के संसाधन बहुत अधिक संख्या में वैरायटी में उपयोग हों। सबके हाथ में किताब होती है, वो सर्वसुलभ है और ये सर्वसुलभ किताब में ऐसी कुछ बात होनी चाहिए कि उसको पढ़ने के लिए बच्चा प्रेरित हो। वर्क बुक बनाया जाए, रेफरेंस बुक बनाया जाए और ये सब बनाने का काम शिक्षक को प्रेरित करके करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़दीकी से जानते हैं। इस तरह से रीडिंग मटेरियल और अभ्यास करने वाले मटेरियल जब बहुतायत में होंगे और उनको बच्चा करेगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान के प्रति संजीदगी बढ़ेगी। कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं कि यदि स्कूल के पास वैज्ञानिक किट नहीं है तो उसको डायरेक्ट उपलब्ध कराया जाए। वैज्ञानिक किट उपलब्ध करने से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। जो वास्तविक व्यवस्था है वो हम लोग जानते हैं कि 10वीं और 12वीं में
प्रैक्टिकल नॉमिनल होते हैं, 9वीं और 11वीं में तो हो ही नहीं पाते। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एक कमरे में खुल गए हैं। वो वास्तव में एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही है कि जो भारत में इंजीनियर निकलते हैं उसमें से 3% इंजीनियर ही काम करने की स्थिति में रहते हैं, बाकी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो ये विरोधाभासी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। सूचना और संचार तकनीक का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। इन दिनों हो भी रहा है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट क्लासेस हो रही हैं। स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे हैं लेकिन शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं। इस तरह से इसका प्रयोग होना चाहिए कि विज्ञान की समस्त बातें कहाँ पहुँचें, प्रत्येक बच्चे के द्वार द्वार पहुँचे, ये कोशिश होनी चाहिए। इसके साथ साथ विभिन्न स्कूलों का, बच्चों का विज्ञान के आधार पर सम्मेलन भी कराया जाना चाहिए। एक प्रयोग शुरू हुआ है बाल विज्ञान कांग्रेस का, जो अति सफल है, जिसमें बच्चे 10वीं तक के अपना प्रोजेक्ट रखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 8वीं से 10वीं तक के बच्चे अपना प्रोजेक्ट रखते हैं, जिस विषय को लेकर वो सोचते हैं, समझते हैं और बात रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है, समाज की समस्या को वो सोचते हैं और अपने अनुसार उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान मेले का आयोजन होता है ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, और हर स्तर में मॉडल्स रखे जाते हैं। और ये जो विज्ञान मेला है उसकी जो थीम रखी जाती है वो समाज की समस्याओं के आधार पर रखी जाती है, जैसे पोषण और स्वास्थ्य, जल संरक्षण, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, ये उसके कथानक रखे जाते हैं। और इन कथानकों पर स्टूडेंट्स जो है वो मॉडल बनाता है, अपनी खुद की सोच को प्रस्तुत करता है कि कैसे भविष्य में आने वाली समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो ये सब विज्ञान को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, और इस सब को हमको नित्य नया रूप देते रहना चाहिए। जो शिक्षक हैं स्कूल के, उनका उच्चतर कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है। एक ऐसा मंच होना चाहिए कि इनका एक अच्छा संबंध बने और विज्ञान से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान हो। दस्तावेज तो ये भी कहता है कि शिक्षक अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिकों से डायरेक्ट जुड़ें, एक मंच तैयार हो, और विज्ञान के शिक्षण में शिक्षाविद, शिक्षक और वैज्ञानिक तीनों बैठें और तीनों बात करें कि हम क्लासरूम टीचिंग में विज्ञान कैसे पढ़ाएं, क्या तकनीक का उपयोग करें कि हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, नैतिकता को लिए हुए, समाज के प्रति विश्वास लिए हुए, समाज का उत्तरदायित्व समझते हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए। इस तरह की बातों से हम विज्ञान के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं और विज्ञान शिक्षण में सफल होकर एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। थैंक यू।